आज हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट क्या होता है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये दोनों एक ही टर्म है। रेट कांस्टेंट कह लो इसे या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कह लो। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। रेट कांस्टेंट जो सा होता है ना, वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन के, जब हम रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को 1 पुट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है इसकी रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। जब रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को 1 पुट कर दो ना इक्वेशन के अंदर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट वो इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है ना। समझ आ गई। और क्या कहा था। रिप्रेजेंटेशन की बात कर दूं कि रेट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। इसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे से के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डिपेंडेंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट जो सा है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये रेट कांस्टेंट जो सा है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट की जो सी वैल्यू होती है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, आप आगे पढ़ोगे। सबसे पहले तो अब हम इक्वेशन की बात कर लें। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेट कांस्टेंट को। यहाँ पर मैं स्मॉल ए लिखने जा रहा हूँ और ये है जी कैपिटल ए, फिर प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी। जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनती है। यहाँ पर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इस तरीके से, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एक बनता है। और आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है, वहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ऑक्सीजन का एक एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 एटम हो जाएंगे। ऑक्सीजन के इधर भी, ऑक्सीजन के इधर भी 2 एटम है। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 दूनी 4 ही हाइड्रोजन के एटम इधर है। अब हम उसके बाद ये जो है ना, ये 7 लिखा हुआ है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। इनसे 7 लिखा हुआ है ना, ये इसको हम कहते हैं मोल। रिएक्टेंट के कितने मोल आपने इस्तेमाल किए हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको हम कहते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रही है। ये क्या बन रही है, ये प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है, ये स्मॉल ए क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट ए के कितने मोल लिए हैं, ठीक है ना। बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवाने के लिए उसको ज़ाहिर कर रहा है ये ए। स्मॉल ए जो सा है ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि आपने रिएक्टेंट ए के कितने मोल लिए हैं रिएक्शन को करवाने के लिए। और स्मॉल बी क्या ज़ाहिर कर रहा है, स्मॉल बी क्या ज़ाहिर कर रहा है, यही ज़ाहिर कर रहा है कि आपने रिएक्टेंट बी के कितने मोल लिए हैं रिएक्शन को चलाने के लिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल ए। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मोल्स हमने लिए थे हाइड्रोजन के और 1 मोल लिया था हमने ऑक्सीजन का, ठीक है ना। रिएक्शन को प्रोसीड करवाया और 2 मोल वाटर के बन गए, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बन गई। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर और तो कुछ नहीं बताना यार इधर, और तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही किया ना हमने, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन गई। अब प्रोडक्ट के यहाँ पर मोल्स, प्रोडक्ट बन गई, ठीक है ना। और ये कैपिटल ए क्या ज़ाहिर कर रहा है, कैपिटल ए इसको ज़ाहिर कर रहा है, रिएक्टेंट को ज़ाहिर कर रहा है। और कैपिटल बी क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये भी रिएक्टेंट को, बी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ए रिएक्टेंट को ज़ाहिर कर रहा है और बी रिएक्टेंट को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको।
ये था कुछ। अब फिर उसके बाद आगे वेयर ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट को जाहिर कर रहे होते हैं कि ए रिएक्टेंट है जी हमारे पास, ठीक है ना। वाइल ए एंड स्मॉल ए और स्मॉल बी रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली, हमें पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमें पता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो उनसे है वो क्या होता है, वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की, यहाँ पर रिएक्टेंट ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में ए नंबर ऑफ मोल, स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। इसी तरीके से बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, इसके इक्वल होता है। हमें पता है कि यहाँ पर अब हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट लेंगे और इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे उसमें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे, इज इक्वल टू में तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर हम कांस्टेंट के की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर ये आ गया और तो कुछ नहीं है। रिएक्शन की स्पीड का फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इस तरह से आप रिएक्शन की स्पीड का फार्मूला जो सा है वो मालूम कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट को, अब रेट कांस्टेंट जो सा होगा उसको निकालना चाहते हैं। ये के क्या है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू कब 1 होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यहाँ पर अब हम रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को 1 पुट करने जा रहे हैं। रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को 1 पुट कर देंगे यहाँ पर और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को भी 1 पुट कर देंगे। अब 1 की पावर जो मर्जी हो, ए हो बी हो, आंसर हमेशा 1 नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 इधर भी 1 इधर भी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है उसकी वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ चुका है किसके, के, ठीक है ना। जब हमने रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 पुट कर दिया। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।